नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के YouTube चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं कभी छोड़ती उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद 10वां लेसन हम लोगों का जो चल रहा है जिसका नाम है अंदाज पत्र, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। एक बार पुनः आपको पुनरावर्तन करवा दूँ। सबसे पहले अंदाज पत्र का हमने अर्थ देखा था 3 अंकों के अंतर्गत। उसके बाद अंदाज पत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती उसके बारे में हमने देखने का प्रयत्न किया था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो 4 उद्देश्य है उन उद्देश्यों के बारे में देखने का प्रयत्न किया था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो प्रकार है वो प्रकारों के बारे में भी हमने देखने का प्रयत्न किया था, जिसमें संतुलित अंदाज पत्र, अर्थ, विशेषता, किसने परिभाषा दी, उसके लाभ और उसकी हानि, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद असंतुलित अंदाज पत्र के अंतर्गत उसके 2 प्रकार है। उसमें घाटे का अंदाज पत्र और बचत का अंदाज पत्र, जिसमें घाटे के अंदाज पत्र के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, उसके लाभ और हानि भी हमने देख लिए थे। अब जो दूसरा असंतुलित अंदाज पत्र का प्रकार है वो है बचत का अंदाज पत्र। क्या होता है सर बचत का अंदाज पत्र? तो उसकी परिभाषा आप लोगों को अगर घाटे के अंदाज पत्र के व्याख्या आती है तो बचत के अंदाज पत्र की आ जाएगी कि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होने वाली आय यदि खर्च से अधिक हो, वित्तीय वर्ष में होने वाली आय अधिक हो और खर्च कम हो तो उसे बचत का अंदाज पत्र कहा जाता है। सूत्र आप लोग लिख सकते हो, तो उसके ऊपर के सूत्र के हिसाब से आप लोग लिख सकोगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे घाटे के अंदाज पत्र में आपने लिखा था उसी प्रकार बचत के अंदाज पत्र में लिखना है कि जहाँ पर आय अधिक लेस देन खर्च, इस तरह का सूत्र और उदाहरण। जैसे मानो कि 5 करोड़ की आय हुई और 2 करोड़ का खर्च हुआ तो 3 करोड़ का लाभ वहाँ पर होता है। अब उसके बारे में और आगे बताऊँ तो उसके अंतर्गत उसकी लाभ हानि भी आप लोगों को बचत के अंदाज पत्र के अंतर्गत की देखनी रहेगी। और वो अंदाज पत्र के अंतर्गत में पुनः एक बार आप लोगों को ये वीडियो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों प्रकार आप अगर समझते हो तो उसके बारे में आप लोग और ज़्यादा डिटेल में जानकारी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। तो ये जानकारी के अनुसार आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। तो फिर से एक बार आपको बचत के अंतर्गत के उसके लाभ और हानि आपको देखनी हो तो पेज नंबर 109 पर चले जाओ। अगर आपके पास किताब है तो उसमें उनकी बचत के अंदाज पत्र की 3 लाभ और 3 हानि भी दी है। उसमें पहला जो लाभ है पेज नंबर 109 पर, वो बचत वाले अंदाज पत्र से सरकार की मुद्रा मतलब प्रजा के पास से अधिक कर वसूल कर प्रजा के पास का अधिक धन लेकर मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मतलब इन शॉर्ट भाव वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। किसके द्वारा? बचत के अंदाज पत्र के द्वारा। दूसरा है बचत वाले अंदाज पत्र में सरकार को खर्च पूरा करने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता।
क्योंकि सरकार के पास जो पैसा पड़ा है उनके द्वारा सरकार मतलब काम चला सकती है। मतलब पहला क्या कि भाई महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, सरकार को अन्य लोगों से कर लेना नहीं पड़ता। तीसरा, प्रजा पर भविष्य में कर का बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आज कर बढ़ा दिया है तो भविष्य में कर बढ़ने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये 3 उसके लाभ होते हैं बचत के अंदाजपत्र के। अब उसकी 3 हानि भी तो है कि भाई अगर बचत का अंदाजपत्र सरकार करने रहेगी, बचत करने रहेगी, तो सरकार को जो आवश्यक सामाजिक खर्च करना होता है वो खर्च नहीं करेगी, जिसकी वजह से देश के विकास पर उसकी विपरीत असर पड़ेगी। मतलब बचत कम होने की वजह से देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, मंदी के समय में भी सरकार बचत वाले अंदाजपत्र के लिए मुद्रा बचा कर रखेगी तो पूंजी निवेश, रोजगार, उत्पादन जैसे प्रश्न उपस्थित होंगे। मतलब अगर सरकार बचत के बारे में सोचेगी तो सरकार नए रोजगार, नए निवेश और नई आय प्राप्त करने में लिए सक्षम नहीं रहेगी। और तीसरा जो मेन मुद्दा है उसकी हानि का, कि यदि प्रत्येक वर्ष बचत बढ़ती जाएगी तो फिर सरकार उस मुद्रा का करेगी क्या, एक सबसे बड़ा सवाल माना जाता है। तो इस तरह से 3 लाभ और 3 हानि बचत के अंदाजपत्र की आप लोग लिख सकते हैं। अब अंदाजपत्र के खाते के बारे में मैं आपको समझाऊं, उससे पहले उसके खाते को समझ लेना जरूरी है। यदि आप लोग पेज नंबर 110 पर आते हो तो 3 प्रकार की सरकार अलग अलग प्रकार के खाते बनाती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में एक बार पुनः आप लोगों को पूरा रिवीजन, ये रिवीजन बार बार इसलिए क्योंकि खाते के प्रकार नहीं समझोगे तो आप लोगों को अंदाजपत्र समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वापस एक बार अंदाजपत्र के प्रकार, मुख्य 2 प्रकार बेटा, कि एक संतुलित अंदाजपत्र और दूसरा असंतुलित अंदाजपत्र। संतुलित अंदाजपत्र के अंतर्गत का मतलब ये होता है कि आय और खर्च दोनों समान हो तो संतुलित अंदाजपत्र हुआ। लेकिन असंतुलित अंदाजपत्र के मुख्य 2 प्रकार, एक घाटे का अंदाजपत्र और दूसरा बचत का अंदाजपत्र। घाटे के अंदाजपत्र के अंतर्गत क्या होता है सर, तो कि उसमें खर्च अधिक होता है सरकार का और सरकार का जो लाभ है वो आय है वो कम होती है। फिर से एक बार, घाटे का अंदाजपत्र किसको कहेंगे, असंतुलित के 2 प्रकार, एक घाटे का दूसरा बचत का। घाटे के अंतर्गत की बात करूँ तो उसमें खर्च अधिक और आय कम, इसलिए घाटा हुआ सरकार को, इसलिए उसको घाटे का अंदाजपत्र कहते हैं। और बचत का अंदाजपत्र का उल्टा, कि जिसमें आय अधिक और खर्च कम, अर्थात सरकार को आय अधिक होगी तो खर्च कम हो जाएगा, जिससे सरकार पैसों की बचत कर सकती है। इस तरह से घाटे का और बचत का अंदाजपत्र सरकार अलग अलग तरीके से तैयार करती है और इस मुद्दों को आपको इस तरह से लिखना है। अब उसके जो प्रकार है या तो जो भी उसके मतलब अंदाजपत्र के खाते हैं उनके बारे में जानकारी हम लेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंतर्गत। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड ये जो मैंने आप लोगों को छोड़ा था ये मुद्दा कि भाई जो बचत के अंदाजपत्र के जो अलग अलग प्रकार के लाभ हानि होते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कोई क्वायरी हो तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।